नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स में आज हम देखते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य। ठीक है। तो वैज्ञानिक परिदृश्य से पिछले एक साल की जो करंट की न्यूज़ रही, जो इम्पोर्टेंट रही, वो सारी यहाँ पे हमने नोट करी है, जो कि चंद्रयान 4 है और ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो साइंस टेक में कुल मिला के लगभग 40 या 45 घटनाएं हैं हमारे पास। हाँ, 43 जो न्यूज़ेज हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं पिछले साल की हैं, ये पूरी वन बाय वन, यानी आप कह सकते हैं अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है। और इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, हमने जो लास्ट अपने सेशन करे हैं करंट अफेयर में, वो भी इस तरह से करें कि अगर मान लिया छोटे छोटे प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो भी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं अगर आपने जो हमारी सेशन है उनसे पूरी अच्छी तरीके से करी है, उनका 2 बार 3 बार रिवीजन किया है, और जो पीडीएफ हमारी शेयर हो रही है टेलीग्राम चैनल पे, उनको 1 2 बार अच्छी तरीके से देखा है। ठीक है। तो ये केवल वन लाइनर फैक्ट ही नहीं है। प्रश्न अगर मान लिया स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप में भी पूछे जा रहे हैं, तो भी आप उन सारे प्रश्नों का जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं परीक्षा में। तो इसके बाद इसमें सबसे पहले जो न्यूज़ दी गई है वो है चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी दी गई है। और ये जो न्यूज़ है ये है 18 सितंबर 2024 की। ठीक है। तो 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन की मंजूरी दी है। तो इस मिशन के तहत होगा क्या कि चंद्रमा की सतह पर मतलब सफलतापूर्वक लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली जो प्रौद्योगिकी का विकास, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो चंद्रमा के सैंपल हैं उनको एकत्र करना, उनको पृथ्वी पर ला के उनका एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो और इस पूरे जो विकास है या प्रक्षेपण है, इन सब का जो कौन करेगा डिटेल, तो इसरो के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। इसरो के द्वारा ही सब कुछ किया जाएगा। अगर आप और डिटेल में देखें कि चंद्रमा पर जो भारत की मानवयुक्त लैंडिंग कब तक प्रस्तावित है, तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण डेटा है। तो चंद्रमा पर मानवयुक्त लैंडिंग कब तक ये प्रस्तावित है, तो ये तो प्रस्तावित है 2040 तक। ये प्रस्तावित है 2040 तक चंद्रमा पे भारत की तरफ से कोई एक मानव, या आप उसको कह सकते हैं भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन। ठीक है। तो ये प्रक्षेपित करने का लक्ष्य भारत का है 2040 तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, हो सकता है इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जाए। इसके बाद जो चंद्रयान 4 है, तो ये क्या है, एक जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन होगा, यानी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन होगा। तो ये जो होगा एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन होगा। और इसमें जो लागत आएगी, पूरी लागत होगी 2104.06 करोड़ रुपए का अनुमान इसमें लगाया गया है। ठीक है। और इस जो मिशन है, जैसे कि 18 सितंबर 2024 से अनुमोदन प्राप्ति के बाद 36 महीनों के अंदर इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 36 महीनों के अंदर इसको पूरा करने का लक्ष्य। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। इसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये भी 18 सितंबर 2024 की ही न्यूज़ है। तो इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई, तो इसकी जो पहली इकाई है, इसके निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यानी जो फर्स्ट यूनिट है, पहली इकाई को के निर्माण की स्वीकृति। ठीक है। और फिर इसमें और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि मतलब जो गगनयान कार्यक्रम के दायरे में विस्तार के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की मंजूरी दी गई है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल, तो जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल, उसका जो नाम दिया गया है, उसको कहा गया है BAS-1। इसका विकास यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण कब होना है, तो 2028 तक इसका प्रक्षेपण होना है। ठीक है। तो ये लक्ष्य है। 2035 तक एक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण करने का लक्ष्य है। और 2000 कब तक, 35 तक एक ऑपरेशनल
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं इनको थोड़ा माइंड अप रखिएगा कि 2035 तक ये ऑपरेशनल होने का लक्ष्य रखा गया है और 2028 तक उसका जो पहला यूनिट है उसको प्रक्षेपण करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित सुविधा यानी स्पेस बेस्ड फैसिलिटी होगी, जो कि माइक्रोग्रेविटी आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की गतिविधियों को प्रोत्साहन करेगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन थे। इसके बाद जो तीसरी न्यूज है वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो ये भी 18 सितंबर 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। और यह जो मिशन है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो आप समझ गए होंगे, शुक्र यानी वीनस जिसको कहते हैं। तो उसके मतलब वैज्ञानिक अन्वेषण हेतु ये लॉन्च किया जाएगा। अगर आप इस मिशन के प्रमुख लक्ष्य देखें या प्रमुख उद्देश्य देखें क्या है, तो वहाँ पे जो शुक्र ग्रह पे वायुमंडल और भूविज्ञान के संबंध में सारी जानकारी इकट्ठा करना और जो वहाँ का जो थिक एटमॉस्फेयर है उसकी जांच करना और मतलब जो साइंटिफिक डेटा है उसको कलेक्ट करना। उसके बाद जो वीनस के वायुमंडल पर सूर्य का प्रभाव है उसके बारे में सारी चीज़ें पता लगाना। तो ये जो है इसका प्रमुख एम है वीनस ऑर्बिटर मिशन का। और फिर वही चीज़ है कि मतलब पूरा दायित्व किस पे है, तो वो इसरो पे है। और इसके जो प्रक्षेपण का वर्ष प्रस्तावित किया गया है वो 2028 प्रक्षेपण वर्ष है। और इसमें अगर आप देखें कि कितना मतलब धन का आवंटन हुआ, तो 1236 करोड़ रुपए के फंड की इसमें मंजूरी दी गई है। ठीक है, और इसमें 834 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पे खर्च किए जाएंगे, बाकी जो होंगे 834 करोड़ रुपए किस पे, अंतरिक्ष यान पे खर्च किए जाएंगे, बाकी और सब अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अगर आप ये देख लें कि शुक्र ग्रह पे जो लास्ट पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मिशन भेजे गए, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं इसमें से, जैसे कि मैरिनर है, मैगेलन है, वीनस एक्सप्रेस है, डाविंची है। उसके बाद वेरिटास के बारे में पूछा गया पिछली बार पीसीएस में शायद। ठीक है, तो यहाँ पे उनको हम देख लेते हैं, क्या पता इस बार भी पूछ लिया जाए। तो शुक्र ग्रह पर प्रमुख वैश्विक मिशन, प्रमुख वैश्विक मिशन कौन कौन से रहे वो हम सारा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है वो है मैरिनर 2। तो ये मतलब पहला सफल मिशन है आप इसको कह सकते हैं, और ये एक अमेरिकी मिशन है। 1962 में शुक्र ग्रह के निकट ये गुजरा था, शुक्र ग्रह के निकट से ये गुजरा था, निकट से गुजरा। इसके बाद जो दूसरा मिशन है वो है मैगेलन, मैगेलन। और मैगेलन जो है ये 4 मई 1989 को नासा के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। और आप ये कह सकते हैं कि अगर इमेज लेने वाला ये सबसे पहला शुक्र ग्रह की इमेज लेने वाला पहला यान है ये, पहला अंतरिक्ष यान। ठीक है, जो तीसरा है वो है वीनस एक्सप्रेस, वीनस एक्सप्रेस। इसको भेजा गया था 2005 में और ये पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान था। ठीक है, तो पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान, ठीक है, जिसने शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। चौथे नंबर पर है डाविंची, डाविंची। तो इसका जो फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशंस ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिन। तो ये भी नासा का था, सॉरी नासा का है, और ये 2030 में प्रक्षेपित होना है। ठीक है, ये उद्देश्य है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो है वेरिटास, तो इसको यहीं पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये है वेरिटास। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है वीनस इमेशियनिटी रेडियो साइंस इन सार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये भी भविष्य में ही प्रक्षेपित किया जाना है, भविष्य में प्रक्षेपित किया जाना है इसको भी। क्लियर, तो ये कुछ शुक्र ग्रह से रिलेटेड भारत के और वैश्विक जो मिशन थे वो सारे हमने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद है अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान।
तो जो अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान है उसका नाम क्या है? NGLV। NGLV इसको कहते हैं न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है। तो 18 सितंबर 2024 की ये न्यूज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस विकास के यान को इसमें मंजूरी दी गई है और इसमें इसरो की प्रमुख भूमिका होगी। तो इसरो के LVM 3 प्रक्षेपण यान की वर्तमान जो कैपेसिटी है, यानी पेलोड कैपेसिटी है, 3 की पेलोड कैपेसिटी की तुलना में इसका जो मतलब पेलोड कैपेसिटी होगा वो 3 गुना ज़्यादा होगा। किसका? NGLV का 3 गुना ज़्यादा होगा, 3 गुना ज़्यादा। ठीक है। देखिए ये जो LMB है और PSLV है, GSLV है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको साइंस टेक में थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होना संभव नहीं है। तो ये जो NGLV है इसकी तुलना में, किसकी तुलना में? LVM की तुलना में ये 3 गुना ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ ये जो होगा NGLV जो होगा ये एक रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा, यानी उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा ये। ठीक है, NGLV की बात हो रही है यहाँ पे। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि NGLV जो होगा वो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में अधिकतम 30 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। कितना? 30 टन का पेलोड ये ले जा सकता है। ठीक है। और अभी तक की आप देखें कैपेसिटी, तो अभी तक का जो है वो 10 टन तक का है। 10 टन तक का हम अपने लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा था इसमें जो कि आपको जानना चाहिए था। एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि NGLV की 3 विकासात्मक उड़ानें कौन कौन सी आयोजित की गई हैं। तो NGLV की 3 विकासात्मक उड़ानें कौन कौन सी हैं? तो पहला है D1, दूसरा है D2 और तीसरा है D3। ये आयोजित किए जाएंगे। और NGLV के विकासात्मक चरण को मतलब कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो 96 माह, दैट इज 8 वर्ष में इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तो इसके बाद इसमें है पोलरिस डॉन मिशन जो कि नासा का है और ये स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसका प्रक्षेपण हुआ है। और इसमें 4 मेंबर सिविलियन क्रू को अंतरिक्ष में भेजा गया। ठीक है, 4 मेंबर सिविलियन क्रू को भेजा गया है। और उनके नाम क्या क्या है वो महत्वपूर्ण हमारे लिए। तो सबसे पहला जो नाम है वो है जेरेड इसाकमैन। जेरेड इसाकमैन को भेजा गया और ये मिशन के कमांडर रहे हैं। और ये जो है Shift4 पेमेंट्स इंक नामक अमेरिकी कंपनी के संस्थापक हैं। कौन से? Shift4 पेमेंट्स इंक नामक कंपनी के ये संस्थापक कंपनी है। ठीक है। और ये मिशन जो है इन्होंने ही वित्त पोषित किया था। वित्त पोषण किसने किया था? तो जेरेड इसाकमैन ने ही इसका पूरा सब कुछ डिटेल दिखा था। ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें देखें आप तो ये फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक है, पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक है। किसकी? सिविलियन पर्सन की। ठीक है। तो पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक है ये। ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो नॉन प्रोफेशनल हैं उनके द्वारा, गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा की गई यह प्रथम स्पेस वॉक है। किसके द्वारा? तो गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा ये की गई है। ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो और महत्वपूर्ण इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि जो अंतरिक्ष यान है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 1408 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, जो कि यह दूरी पृथ्वी से जो ISS की दूरी है उससे 3 गुना से भी ज़्यादा है। देखिए अपोलो कार्यक्रम के बाद यह किसी भी मानव अंतरिक्ष उड़ान का मतलब ये हाईएस्ट स्पीड है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आप देखें कि पोलरिस डॉन मिशन जो है ये पोलरिस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाला 3 मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों में से पहला है। ठीक है। इस कार्यक्रम का जो नाम दिया गया तो वो पोलैरिस नामक एक तारामंडल से लिया गया है। ठीक है। तो पोलरिस नामक एक तारामंडल के नाम पर रखा गया है, जो कि पोलरिस क्या है? एक 3 सितारों का एक तारामंडल है जिसे आमतौर पे क्या कहा जाता है? नॉर्थ स्टार कहा जाता है। नॉर्थ स्टार कहा जाता है।
ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसके बारे में। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट है आईएसएस हेतु संयुक्त एक्सियोम स्पेस, ये इसरो का मिशन है, ठीक है। तो अमेरिकी कंपनी है एक्सियोम स्पेस, ये कौन सी कंपनी है, तो ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। और स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक मतलब समझौता किया है, जो कि किसके ऊपर होगा, स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट किया है, किसने, इसरो ने और एक्सियोम स्पेस के द्वारा। तो इस समझौते में ये कहा गया है कि जो एक्सियोम मिशन 4 है, एक्सियोम मिशन 4, ठीक है, ये के माध्यम से क्या होगा कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को आईएसएस पर भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री को कहाँ भेजा जाएगा, आईएसएस पर भेजा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो नाम आया है वो ग्रुप कैप्टन होंगे शुभांशु शुक्ला, तो नाम आप नोट कर लीजिए, शुभांशु शुक्ला, जो कि ये है प्राइम। और ग्रुप कैप्टन कौन होंगे बैकअप के लिए, तो वो होंगे प्रशांत बाल प्रशांत बालकृष्णन, ठीक है। ये जो होंगे ये ग्रुप कैप्टन, तो ये मतलब दोनों लोगों को इसमें शामिल किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं और आपको बता दूं कि जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन, उसमें जो 4 लोगों को भेजा जाना है मंगल ग्रह पे, तो उनके जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम है वो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो प्रशांत बालकृष्णन नायर, और दूसरा जो नाम है वो है अजीत कृष्णन, ठीक है। और तीसरा जो नाम है वो नाम है अंगद प्रताप, और जो चौथा इसमें नाम है वो नाम है शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो ये 4 लोगों को गगनयान के लिए नामित किया गया है, जो कि एस्ट्रोनॉट विंग्स में है, 4 अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। इसके बाद मिशन RHUMI 2024, तो विश्व में पहली बार एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का मोबाइल लॉन्चर किया गया है। तो विश्व में पहली बार एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया है, एक मोबाइल लॉन्चर के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। और ये जो उपग्रह क्या करेगा, तो इसका, तो इस मिशन का नाम जो रखा गया है वो मिशन RHUMI रखा गया है, और तमिलनाडु के एक तटीय गांव थिरुविंदुथाई सॉरी, इसके यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो उपग्रह होगा ये क्या करेगा, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान संचालित करने के लिए डेटा को इकट्ठा करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब RHUMI को किसके मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया, तो RHUMI को मायल स्वामी अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया, ठीक है। मार्गदर्शन में इसको लॉन्च किया गया है। और अगर आप एक चीज़ देखें कि द मून मैन ऑफ इंडिया किसको कहा है, किसको उपाधि दी गई है, तो इन्हीं को दी गई है, मायल स्वामी अन्नादुराई को, इनको क्या कहा जाता है, द मून मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इनको कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी इसके बारे में। इसके बाद फिर SSLV D3 EOS-08 मिशन, तो SSLV की ये क्या है, तो ये तीसरी मतलब आप कह सकते हैं कि विकासात्मक उड़ान है, D3 का मतलब है तीसरी विकासात्मक उड़ान है। 7 अगस्त 2022 को SSLV की जो है वो प्रथम जो थी वो विकासात्मक उड़ान थी, कौन सी, 7 अगस्त को 2022, इसमें SSLV ये D1 था, मतलब पहली उड़ान थी, तो ये हुआ था, ठीक है। और इसके बाद 10 फरवरी 2023 को SSLV की जो ये दूसरी विकासात्मक उड़ान थी, और तीसरी के लिए आपने यहाँ पे देखा कि ये 16 अगस्त 2024 की इसकी तीसरी जो मतलब विकासात्मक उड़ान थी, ठीक है। इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो के नवीनतम जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है।
और जो उपग्रह है चेन्नई स्थित स्टार्टअप किसने बनाया है, तो जो उपग्रह को बनाया है उसका नाम है स्पेस रिक्शा द्वारा विकसित किया गया है। स्पेस रिक्शा द्वारा ये उपग्रह विकसित किया गया है। ठीक है, उपग्रह का विकास किया गया है। ठीक है, और ये जो उपग्रह है ये दो पेलोड अपने साथ लेकर गया है। तो एक जो पेलोड है, दो पेलोड अपने साथ लेकर गया है, वो दोनों का नाम देख लीजिए। तो पहले का नाम है, उसका नाम है LORAM2M मैसेजिंग प्रणाली का, ये इसका विकास किया गया चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के द्वारा। और इस प्रकार SRM पब्लिक स्कूल स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय स्कूल बन गया। ठीक है, और इसके बाद इसमें EOS के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो EOS के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें, जिसको कि कहते हैं क्या, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, इसका वजन कितना है, तो ये है 175.5 किलोग्राम, और ये अपने साथ 3 पेलोड लेके गया है। तो पहला है EOIR, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रा पेलोड, GNSSR यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और उसके बाद जो तीसरा लेके गया है SICUV। ठीक है, और EOS-08 जो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है, 08 मिशन का उद्देश्य क्या है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ये एक माइक्रो सैटेलाइट की डिज़ाइन और विकास करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का निर्माण करना, और भविष्य के परिचालन उपग्रहों के आवश्यक प्रौद्योगिकियाँ ये सारी शामिल है। ठीक है, अब इसमें SSLV के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं कि SSLV क्या है। तो SSLV इसका मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि SSLV क्या होता है और EOS क्या होता है, सब चीज़ें। SSLV की ऊंचाई अगर देखें तो 34 मीटर है, व्यास इसका 2 मीटर है ना। और SSLV क्या है, एक 3 स्टेज रॉकेट है। ये जो है एक 3 स्टेज रॉकेट है। ठीक है, और जिसके सभी चरण कैसे हैं, तो वो सॉलिड प्रोपल्सन स्टेज है, यानी जो है वो ठोस प्रणोदक युक्त है ये सब। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इसमें न्यूज है नेक्स्ट, वो है पुष्पक, इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये जो है इसका नाम पुष्पक है। और तो 23 जून 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का अवतरण परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। और ये इस रॉकेट लैंडिंग परीक्षण की श्रृंखला में ये तीसरा और अंतिम परीक्षण था। ठीक है, तो ये पुष्पक के बारे में आप याद रखिएगा कि इसरो का ये क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। अब अगर आप ये देखें कि जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टीडी प्रोग्राम क्या क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि RLV टीडी वास्तव में भारत के एक प्रस्तावित पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का मात्र एक प्रोटोटाइप है, जो आकार और भार में अपने अंतिम प्रारूप यानी जो जैसा बनेगा उसका अभी ये सिर्फ छठा हिस्सा है, यानी छठवें हिस्से के ये बराबर है। ठीक है, तो ये होता है RLV यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट। तो इसका नाम है एकल 3D यानी सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन, यानी एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व के प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, तो ये विश्व का प्रथम है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो प्रक्षेपण हुआ वो श्रीहरिकोटा से हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यह प्रक्षेपण चेन्नई स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप किसने बनाया है, तो उसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इनके द्वारा ये पूरा प्रक्षेपण किया गया है। और यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार स्थित भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड से किया गया। भारत के प्रथम निजी जो लॉन्च पैड है उसको क्या नाम दिया गया है, तो भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड को क्या नाम दिया गया है, तो वो नाम दिया गया है धनुष। ठीक है, और एकल 3D मुद्रित इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट क्या है, तो वो है अग्निबाण, अग्निबाण SORTED। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन। तो अमेरिका की एरोस्पेस और प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 19 मई 2024 को NS-25 मिशन लॉन्च किया। तो यह एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन है और यह न्यू शेफर्ड कार्यक्रम के तहत 7वां मानव उड़ान मिशन भी था। तो न्यू शेफर्ड कार्यक्रम के तहत 7th मानव उड़ान मिशन है ये, ठीक है। और इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसमें से एक जो थे, तो 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक जो थे वो भारत के थे। तो उनका नाम जो है वो है गोपी थोटाकुरा, ठीक है, ये शामिल थे। और तो इस हिसाब से जो राकेश शर्मा भारत में गए थे, नाम आपको पता होगा, कब गए थे, तो 1984 में ये गए थे। और उनके बाद ये दूसरे मतलब आप ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे व्यक्ति हो गए हैं। तो स्पेस में यात्रा करने वाले दूसरे व्यक्ति पहले आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत का सेकंड स्पेस पोर्ट, यानी भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलाशेखरपट्टिनम में ये उद्घाटन किया है। कहाँ पे? कुलाशेखरपट्टिनम में ये उद्घाटन किया है, ठीक है, जो कि द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का। और ये जो कहाँ है, ये तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले में है, थुत्तुकुडी जिले में है, जो कि है तमिलनाडु में, ठीक है। और भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट 24 महीनों के अंदर पूरी तरीके से ये कार्यशील हो जाएगा और ये गैर सरकारी उद्यमों की अंतरिक्ष गतिविधियों को संवर्धन करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर है 2005 EX-296 जो क्षुद्र ग्रह है, तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर इसका नामकरण करने की घोषणा की गई है। प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर इसको रखा गया, ठीक है। तो जो क्षुद्र ग्रह है 215884, तो ये जयंत मूर्ति की ही खोज थी, 2005 में इन्होंने खोजा था। इस हिसाब से अगर देखें कि इस उपलब्धि के साथ प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के उन 2 पूर्व निदेशकों की श्रेणी में शामिल हो गए जिनके नाम पर किसी क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है। तो इससे पहले जो थे 2, उनका नाम आप देख लीजिए। तो एक का जो नाम था वो था प्रोफेसर एम के वेणु बापू, और जो दूसरा नाम है प्रोफेसर का, उनका नाम है प्रोफेसर JC भट्टाचार्य, ठीक है। तो इन दोनों के बाद अब ये तीसरे व्यक्ति हो गए हैं जिसके नाम पर किसी क्षुद्र ग्रह का मतलब नाम रखा गया है। इसके बाद स्टैट्यू शिव शक्ति, तो जो ग्रहीय प्रणाली नामकरण के लिए इसको IAU के कार्यकारी समूह ने चंद्रयान 3 के जो विक्रम लैंडर था उसका जो लैंडिंग स्थल है वहाँ पे इसकी मंजूरी प्रदान की है। और जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर था, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर, तो जिस सतह पर मतलब उतरा था उस जगह का नाम क्या रखा गया है, उसे शिव शक्ति के नाम से मोदी जी ने कहा था कि वो शिव शक्ति होगा, और उन्होंने घोषणा करी थी। तो बाद में जो नामकरण का वो है वो अनुमति मिल गया इसको। इसके बाद है 15, तो विक्रम फर्स्ट के चरण द्वितीय का परीक्षण, ठीक है। तो विक्रम फर्स्ट का जो प्रक्षेपण यान है उसके जो द्वितीय चरण को क्या नाम दिया गया है, तो वो नाम दिया गया है कलाम 250 का नाम दिया गया है। और इसके पूर्व स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा मई 2022 में विक्रम 1 रॉकेट के तृतीय चरण कलाम 100 का सफल परीक्षण किया जा चुका है। इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट है ओडिसियस, चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है, ठीक है। तो ओडिसियस क्या है? चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है और इसको फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया है।
और एक वाणिज्यिक कंपनी के यानी IM-1 मिशन के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया। तो वो जो वाणिज्यिक कंपनी है उसका नाम आप देख लीजिए, इंट्यूटिव मशीन्स। ये जो वाणिज्यिक कंपनी है इसके IM-1 मिशन के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया है, मिशन के तहत प्रक्षेपण। ठीक है। इसके बाद है HAPS का सफल परीक्षण किया गया है। तो HAPS क्या है? तो फरवरी 2024 की ये न्यूज़ है, फरवरी 2024 की ये न्यूज़ है। CSIR यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक सौर ऊर्जा चलित स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है, यानी सौर ऊर्जा चलित छद्म उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है। वास्तव में एक नई पीढ़ी के अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल होते हैं उसका एक ये प्रोटोटाइप है। ठीक है। इसके बाद फिर GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन। तो इनसैट 3DS मिशन इसका जो है वो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। किस रॉकेट से किया गया? तो GSLV F-14 से किया गया है। और ये जो इनसैट मिशन है ये एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। ठीक है, मौसम विज्ञान उपग्रह है। और वर्तमान में मतलब अगर देखें तो वहाँ पे जो इनसैट 3D और इनसैट 3DR, इनसैट 3D और इनसैट 3DR ऑलरेडी वर्किंग में है। ठीक है, अब ये तीसरा इस हिसाब से हो जाएगा। और मतलब वही मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और भूमि और समुद्री सतहों पर ये सारी चीज़ों को विज्ञान का प्रक्षेपण, यही सारी चीज़ें इसमें करी गई। के बाद फिर PSLV C-58 एक्सपोसैट मिशन। ठीक है। तो PSLV C-58 के द्वारा एक्सपोसैट जो ये है ये उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। और PSLV की ये कौन सी उड़ान थी? तो ये 60वीं उड़ान थी। और PSLV DL सीरीज की ये चौथी उड़ान थी। PSLV DL संस्करण की आप कह सकते हैं ये कौन सी उड़ान थी? ये 4th उड़ान थी। ठीक है। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वही एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सरे पोलरीमीटर, ठीक है, सैटेलाइट इसको कहा जाता है। ठीक है। यह इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे इमिशन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन के अनुसंधान हेतु समर्पित है। ठीक है। और ये 2 वैज्ञानिक पेलोड अपने साथ लेकर गया है। तो सबसे पहला जो है वो है पोलिक्स, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है वो पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्सरे, और जो दूसरा है वो SPECT यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। क्लियर। इसके बाद नासा का जो है ये एक मिशन है, साइकी मिशन। तो नासा का साइकी मिशन ये फॉल्कन हैवी रॉकेट से इसको भेजा गया है। फॉल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। और साइकी अंतरिक्ष यान का नासा का DSOC यानी डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नामक प्रयोग से ये भेजा गया है। और यह पहली बार है चंद्रमा से परे लेजर संचार का परीक्षण करेगा। और साइकी जो है क्या है? एक नासा का अंतरिक्ष मिशन है। किसका मिशन है? तो ये नासा का अंतरिक्ष मिशन है। तो इसका जो नाम रखा गया है साइकी, ये साइकी क्षुद्र ग्रह के नाम से लिया गया है। साइकी क्षुद्र ग्रह के नाम पे इसको रखा गया है। और इसकी जो खोज हुई थी वो 1852 में इटालियन जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने की थी। उनका नाम था एनिबल डी गैस्पारिश, इनके द्वारा खोजा गया था। और उस समय जब खोजा गया था तो ये 16वां क्षुद्र ग्रह था। इसी कारण इसको 16th साइकी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है म्यूरा। ये भेजा गया है। तो म्यूरा का पहले का जो नाम है वो है एरियन 1। ठीक है। तो म्यूरा 1 क्या है? एक मतलब एक उपकक्षीय पुनः प्रयोज्य रॉकेट है जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया था। और म्यूरा 1 जो है यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित किया गया प्रथम रॉकेट है। ठीक है। इसके बाद PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन, ये 2 सितंबर 2023 की न्यूज है। ठीक है, 2 सितंबर 2023 की न्यूज है। तो PSLV C-57 से कौन सा मिशन भेजा गया? आदित्य L1 मिशन भेजा गया। अब L1 का मतलब इसमें होता है लैग्रेंज बिंदु, LAGRANGE, लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है। देखिए लैग्रेंज पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया अगर ये यहाँ पे सन है
और ये यहाँ पे अर्थ है। तो दोनों का आपस में जो ग्रेविटी होता है भाई, सन की कोई ना कोई ग्रेविटी है, अर्थ की भी कोई ना कोई ग्रेविटी है। तो कोई ना कोई स्पेस में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को ले जाके रख दें और वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसी जो पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं कि वहाँ पे ना सन की ग्रेविटी काम करेगी ना अर्थ की ग्रेविटी काम करेगी। अगर आप लैग्रेंज पॉइंट की बात करें तो ये 5 होते हैं, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है और L5 है। तो L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है, ये सन और अर्थ के ग्रेविटी को स्टेबल करने वाला जो पॉइंट है उसको हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वो आप समझ रहे होंगे। तो इसमें मतलब यही कहा गया कि 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। और यह सूर्य के अध्ययन के लिए प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। ठीक है, ये सन के क्या करेगा, हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा सन के। और पृथ्वी से अगर दूरी आप देखेंगे तो 1.5 मिलियन किलोमीटर होगी। ठीक है, तो वही आदित्य L1 ना तो सूर्य पर लैंड करेगा ना तो इसके निकट से गुजरेगा। ठीक है, और ये 7 वैज्ञानिक पेलोड लेकर अपने साथ ये गया हुआ है। उसके बाद है नभमित्र डिवाइस। तो नभमित्र डिवाइस किसका है, तो ये इसरो का है। ठीक है, इसमें मतलब नभमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। किसने, इसरो ने किया है। तो ये केरल स्थित नींदकारा उपनगर में किया गया, जहां इस उपकरण को एक मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो मत्स्य नौका पर इसको स्थापित किया गया था और वहां से इसको भेजा गया अंतरिक्ष में। इसके बाद लूना 25 मिशन है। लूना 25 जो है ये एक रूसी चंद्र लैंडर मिशन था। ठीक है, जो कि 47 वर्षों के में रूस द्वारा चंद्रमा पर सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित प्रथम चंद्र मिशन है। 1976 में तत्कालीन सोवियत संघ ने लूना 24 नामक चंद्र मिशन को प्रक्षेपण किया था, जो कि सफल रहा था। और लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कहाँ पे उतारा जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका नाम है बोगू स्लावास्की क्रेटर, यहाँ पे इसको उतारा जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। तो तृतीय जो चंद्र मिशन है चंद्रयान 3, उसका सफल प्रक्षेपण हुआ है। और इसको किस रॉकेट से भेजा गया, तो LVM-3M4 प्रक्षेपण यान से इसको भेजा गया है। ठीक है, और LVM-3 रॉकेट की ये चौथी परिचालन उड़ान थी। अब इसमें चंद्रयान 3 के साथ साथ कुछ वर्ल्ड लेवल के रिकॉर्ड बने जो कि इंडिया से रिलेट करते हैं। तो भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व में चौथा देश बना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, भारत जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला 4th कंट्री बना। तो पहले 3 कंट्री कौन कौन है, तो सबसे पहले है USA, दूसरे नंबर पर है रशिया और तीसरे नंबर पर है क्या, वो है चीन। ठीक है, और अगर 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो जापान है। क्लियर, तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं शनि उपग्रह। सर्वाधिक उपग्रह वाला देश जो ग्रह है वो शनि बन गया है। ठीक है, तो आप पूरा डिटेल देख लीजिए कि शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो वो अब हो गई है 146, जो कि अभी बढ़ी कितनी है, तो 63 नए उपग्रह मिलने के बाद। ठीक है, ये हुआ है। और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे है बृहस्पति। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, वो है 95। और इसके बाद है यूरेनस के। तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं, 28। और उसके बाद फिर आता है मंगल। मंगल के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल के उपग्रह हैं 2। ठीक है, और ऐसे पृथ्वी का तो आप जानते हैं एक ही है। 2 ऐसे ग्रह हैं वीनस और मरकरी जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन से, शुक्र और बुध, इनके कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और बाकी जो एक डॉग प्लैनेट है जिसको कि हम प्लूटो कहते हैं, उसके भी 5 उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थी, ये ज्योग्राफी में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है MVABN एमपॉक्स का पहला टीका। ठीक है, एमपॉक्स का मतलब वही मंकी पॉक्स है। तो आप अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो मतलब 2022 में WHO ने मंकी पॉक्स का जो पूरा नाम था, इसको नोट ही कर लीजिए। 2022 में पहले इसका नाम क्या था, मंकी पॉक्स।
ठीक है, इसको बदल कर रख दिया था एमपॉक्स, तो अभी से ये हो गया एमपॉक्स। ठीक है, पहले इसका नाम था मंकी पॉक्स। एमपॉक्स के अगर पहले मामले की देखें, पहले देखें कि सबसे पहले कहाँ मिला, तो 1970 में ये कांगो में मिला था। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि अभी का करंट क्या है। तो डब्ल्यू एच ओ ने एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके को प्रयोग की मंजूरी दी है, और उस टीके का जो नाम क्या है, वो MVA-BN उस टीके का नाम है। ठीक है, तो ये है टीके का नाम। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखें कि इसको डेवलप किसने किया है। तो इसको जो डेवलप किया है वो बावेरियन नॉर्डिक यानी डेनमार्क में स्थित एक वो है, उसने इसको, कंपनी ने डेवलप किया है। अब MVA-BN का पूरा नाम आप देख लीजिए, तो MVA का नाम है मॉडिफाइड वैक्सीनिया वैक्सीनिया एंकारा, और फिर वही बावेरियन नॉर्डिक जिसने बनाया है। तो ये MVA-BN का पूरा नाम है। मूलतः इस टीके को अमेरिकी सरकार के सहयोग से चेचक के टीके के रूप में विकसित किया गया था। अब अगर MVA-BN के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें, तो इसकी 2 खुराकें होती हैं, और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए इंजेक्शन के माध्यम से इसको दी जाती हैं। और आप और देखें तो मतलब इसकी एक खुराक लेने के बाद जो एक हिसाब से मतलब प्रिकॉशन होती है, तो वो जो है वो 76% के आसपास है, और दोनों खुराक जब आप ले लेंगे तो 82% के आसपास मतलब इससे प्रभावशीलता इसकी रहती है। ठीक है, तो एमपॉक्स के बारे में थोड़ा और महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड। तो एमपॉक्स रोग जो है वो मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, तो मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, और ये कैसा रोग है, तो ये जूनोटिक रोग है, अर्थात जूनोटिक रोग का मतलब ये होता है कि ऐसे रोग जो पशुओं से फैलते हों। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज, ये जूनोटिक है। और मंकी पॉक्स जो विषाणु है वो पॉक्स विरिडे परिवार में आर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का एक सदस्य है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1958 के शोध उद्देश्य से, मतलब वही बंदरों को साथ रखा गया था, उसी में इसकी पता लगी, और उसी समय इसका नाम रखा गया मंकी पॉक्स। इसके बाद फिर हिलकाल हैजा का जो नया टीका है, तो इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका नाम क्या है, हिलकॉल, HILLCHOL इसका नाम दिया गया है। यह एक क्या है, तो ये सिंगल स्ट्रेन यानी एकल स्ट्रेन ओरल कोलेरा वैक्सीन है। ठीक है, यानी ओरल हैजा टीका है, ओरल कोलेरा वैक्सीन है ये। ठीक है, और इस टीके का विकास किसने किया, तो हिलमैन लेबोरेटरी द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के द्वारा इसको किया गया। ये भी 2 खुराकों में है, और 1 वर्ष से अधिक आयु बच्चों जो मतलब लोग हैं, 1 वर्ष से अधिक जो आयु के बच्चे हैं, उनके लिए ये उपयुक्त है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें देखिए कि 2030 तक हैजा से जो संबंधित मौतों को 90% तक कम करने के लिए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है 90% तक कम करने के लिए। किसने बनाया, तो ग्लोबल टास्क फोर्स ऑफ कोलेरा कंट्रोल के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान ये देगा। एक और टीका है जिसका कि नाम है क्या, यूबी कॉल, यूबी कॉल 5। ठीक है, तो इस टीके का नाम जो दिया गया है यूबी कॉल 5 या यूबी कॉल एस है ये। ठीक है, ये यूबी कॉल एस नाम से है। और इसको जो डेवलप किया है वो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, उसने यू बायोलॉजिकल्स कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब इसमें ऑलरेडी पहले से 2 हैं, यूबिकॉल प्लस है, यूबिकॉल के नाम से ही है। और हैजा क्या है, तो हैजा एक अतिसारीय संक्रमण है। ठीक है, तो अतिसारीय संक्रमण है हैजा, और ये जो विषाणु से होता है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलोरी नामक विषाणु, सॉरी जीवाणु से होता है। ये आप याद रखिएगा, गलत हो जाता है, तो वो जीवाणु से होता है। इसके बाद R21 मैट्रिक्स M यानी द्वितीय मलेरिया रोधी टीका। तो ये कोटे डी आइवरी ने अपने नियमितीकरण टीकाकरण कार्यक्रम के तहत R21 मैट्रिक्स M टीकों को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन, कोटे डी आइवरी या आइवर। ठीक है, ये
R21 मैट्रिक्स एम टीके को शामिल करने वाला पहला देश। ठीक है, पहला देश है ये। क्लियर। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण है भारत में चांदीपुरा विषाणु का प्रकोप। तो 15 अगस्त 2024 के मध्य केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के 245 मामले दर्ज किए गए और इसमें 82 लोगों की मृत्यु हो गई। 64 मामलों में जो चांदीपुरा विषाणु का संक्रमण की पुष्टि होती है। ठीक है, और इससे जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा वो कौन रहा? तो सर्वाधिक प्रभावित जो रहा वो कौन सा स्टेट रहा? वो गुजरात रहा। ठीक है, ये जो होता है ये विषाणु मच्छरों, किलनी आदि से मतलब फैलता है। ये एक विषाणु है। ये किससे किससे फैलता है? तो मक्खियों और मच्छरों से फैलता है और अधिकतर 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये प्रभावित करता है। इसमें मतलब वही बुखार होता है, शरीर में ऐंठन होता है, कोमा की स्थिति शरीर उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है क्यू डेंगा। क्यू डेंगा क्या है? तो डेंगू का नया टीका है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है TAK-003। ये WHO से लाइसेंस प्राप्त करने वाला दूसरा टीका है डेंगू का। तो WHO से लाइसेंस प्राप्त करने वाला दूसरा टीका है ये। ठीक है, और ये आप याद रखिएगा, जो ये है दूसरा टीका है। और WHO से जो लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला जो टीका है उसका नाम है डेंग वैक्सिया। डेंग वैक्सिया जो है ये पहला टीका है, इसको लाइसेंस प्रदान किया था। इसका एक और नाम है CYD-TDB। ठीक है, डेंगू क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, आप जानते हैं पहले से, विषाणु जनित रोग है ये। और ये जो है मादा मच्छरों में मूलतः एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। 4 टाइप के डेंगू होते हैं जो अलग अलग रूपों में होते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, हाँ, डेंगू का स्वदेशी टीका, ये महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूँ। डेंगू का जो है वो स्वदेशी टीका है, उसका जो नाम है उसका नाम है डेंगी अल। ठीक है, या सॉरी डेंगी आल नाम है उसका। और इसको डेवलप किया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसको स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू टीके की प्रभावकारिता का इसमें मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप देखें कि भारत में डेंगू के विरुद्ध कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध अभी तक नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद है इसमें MEN5CB मेनिंजाइटिस का 5 टीका। WHO के द्वारा इसको अनुमति दी गई है और नाइजीरिया जो है इस टीके को लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। कौन? नाइजीरिया पहला देश बना है इस टीके को लॉन्च करने वाला। ठीक है, और इस टीके का नाम यहाँ पे लिखा हुआ MEN5CB। और ये जो टीका है वो मेनिंगोकोकल जीवाणु की प्रमुख 5 नस्लों से फैलता है। किससे? तो मेनिंगोकोकल, ये क्या है? एक जीवाणु का नाम है। जीवाणु की 5 मतलब नस्लें हैं, उनसे अपना फैलता है। मेनिंजाइटिस क्या है? एक गंभीर संक्रमण है जो कि मस्तिष्क है और स्पाइनल कॉर्ड है, इन सारी चीज़ों को कवर करता है। मेम्ब्रेन में सूजन और इन्फ्लेमेशन का यही सब कारण बनता है। ये जो रोग है ये जीवाणुओं से, विषाणुओं से, फंगाई से और पैरासाइट्स किसी भी कारण से ये हो सकता है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। तो WHO के द्वारा इसको जारी किया गया है और इस रिपोर्ट का जो विषय है इस बार वो है निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पहुंच के लिए कार्रवाई, यही कहा गया है। 187 देशों को इसमें काउंट किया गया है और आप ये कह सकते हैं कि WHO की पहली समेकित रिपोर्ट है ये। देखिए 2022 में वायरल हेपेटाइटिस से लगभग 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई और जो तपेदिक यानी टीबी से होने वाली मौतों की संख्या के लगभग बराबर है। देखिए कोविड-19 के बाद वायरल हेपेटाइटिस तथा तपेदिक विश्व में जो संचारी रोग से होने वाली मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। अब 10 देशों में आप देखें कि वायरल हेपेटाइटिस बी और सी के लगभग 2/3 मामले के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी के लिए जो देश हैं, सबसे पहले उसमें चीन है, उसके बाद नाम आता है
भारत का। उसके बाद भी और सारे देश हैं, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान। ठीक है। और इसमें 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें तो 50% मामलों के लिए केवल 3 देश, कौन कौन? चीन और भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, ये तीनों देश उत्तरदायी हैं हेपेटाइटिस जो बी के लिए है। और हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के मामले में चीन में मतलब सबसे ज़्यादा होता है, लगभग ये है 31.5%। उसके बाद फिर भारत का नंबर आता है। और हेपेटाइटिस बी के कुल मामलों में अगर भारत की हिस्सेदारी देखें तो भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो वो है 11.7%। और हेपेटाइटिस सी के संक्रमण में कुल मतलब मामलों में भारत का वो देखें, हेपेटाइटिस सी के मामलों में तो पाकिस्तान के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। पाकिस्तान पहले नंबर पे, उसके बाद फिर भारत है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो WHO द्वारा साराह का अनावरण किया गया। तो साराह क्या है? मतलब एक स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है। तो ये WHO द्वारा मतलब इसका अनावरण किया गया और इसमें मतलब वही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि लोगों का स्वास्थ्य है, कल्याण है, ये सारी चीज़ें, आदतें, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब। और मतलब जैसे कि सारा जो है वो कैंसर है, हृदय रोग है, फेफड़ों की बीमारी, मधुमेह सहित इन सारी चीज़ों को 4x7 ये 8 भाषाओं में उपलब्ध है। आप ये नोट कर लीजिए कि कितने भाषाओं में? तो 8 भाषाओं में ये उपलब्ध है, 8 भाषाओं में 24x7। इसके बाद इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024। तो इंडिया टीबी जो रिपोर्ट है उसको जारी करने वाला कौन है? तो वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है। और इसमें यही बताया गया कि जो भारत में टीबी के मामले हैं वो 2015 में कितने थे? तो 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर अब कितने हो गए हैं? 2022 में वो हो गए 199 प्रति लाख जनसंख्या के। ठीक है। और अगर आप ये देखें कि मृत्यु दर जो है वो मृत्यु दर 2015 में कितनी थी? तो वो थी 28 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर कितने हो गए हैं 2022 में? वो हो गए 23 प्रति लाख जनसंख्या। ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत में टीबी के उन्मूलन के लिए एक योजना बनाई है जिसका नाम है राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-25। ठीक है। 2025 तक भारत से टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। टीबी के उन्मूलन का ये लक्ष्य रखा गया है, इंड टीबी उसको कहा जाता है। इसके बाद है WHO द्वारा कोविनेट का अनावरण किया गया है। कोविनेट का मतलब सिंपल यही हुआ कि इसका अगर फुल फॉर्म आप देखें तो WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। ठीक है। तो मतलब इसमें एक नेटवर्क बनाना और जो उसके अलग अलग टाइप के वेरिएंट आ रहे हैं उनकी पहचान करना, उनके बारे में जागरूकता होना, ये सारी चीज़ें यही बताई गई हैं। तो कोविनेट किसका है? तो वो WHO का है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद केप वर्डे जो है ये मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है। तो WHO के द्वारा केप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया और 43 देश और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। और केप वर्डे अगर देखें कि अफ्रीका क्षेत्र में तो ये तीसरा है, अफ्रीकी क्षेत्र में ये तीसरा है, थर्ड है। तो पहला कौन है, दूसरा कौन है, हम देख लेते हैं। तो पहला जो है वो मॉरिशस है, मॉरिशस, ये हुआ 1973 में। उसके बाद फिर है अल्जीरिया, तो अल्जीरिया को मिला 2019 में। और इसके बाद फिर ये केप वर्डे, ये हुआ 2024 में। ठीक है। केप वर्डे मध्य अटलांटिक महासागर में 10 द्वीपों का एक समूह है। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 और भारत, महत्वपूर्ण डेटा है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 और इसमें भारत की क्या स्थिति है हम ये देख लेते हैं, है ना। तो 30 नवंबर 2023 को WHO द्वारा ये जारी किया गया जो कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट है। और इसमें यही बताया गया कि 2022 में वैश्विक स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। 2022 में जो मामले दर्ज किए गए वो 249 मिलियन, ठीक है, मामले दर्ज किए गए।
और उसके बाद 2022 में ही अगर आप मृत्यु देखें तो वो है 6,08,000 लोगों की मृत्यु हुई मलेरिया से। ठीक है। और WMR 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत का जो परसेंटेज है वो है 66% के लिए अकेले भारत जिम्मेदार है। ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023। तो इसको जो जारी किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया और 192 देशों के साथ इसको मतलब वहाँ पे इसको शामिल किया गया उनके आंकड़ों के आधार पर। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1995 से प्रारंभ की गई वैश्विक टीबी निगरानी के बाद टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या यह उच्चतम संख्या है। 2022 में टीबी के कारण अनुमानित जो लोगों की मृत्यु हुई वो है 1.3 मिलियन। और 2022 में विश्व स्तर पर अनुमानित टीबी प्रसार दर कितना रहा तो 133 रहा। टीबी के मामले में टीबी के 2/3 मामले यानी 2/3 मामले जो हैं वो 8 देशों में आते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला जो मामला है, सबसे पहला जो देश है वो है भारत, 27%। ठीक है। उसके बाद फिर इंडोनेशिया है, चीन है और सारे वो हैं। 2025 में टीबी मुक्त जो भारत का है, ये लक्ष्य भारत ने रखा ही है कि 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और जो कि टीबी उन्मूलन के वैश्विक लक्ष्य कितना है तो 2030 है। वैश्विक लक्ष्य कितना है टीबी उन्मूलन का तो 2030। और भारत का कितना है तो वो है 2025। ठीक है। यहाँ पे नोट कर दीजिए कि टीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है। इसके बाद फिर भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गया। तो इसको बताया विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी WOAH के द्वारा, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल एंड हेल्थ। तो भारतीय क्षेत्र जो भारत का पोल्ट्री क्षेत्र है वो एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की स्वघोषणा की इसकी मंजूरी की गई। और ये घोषणा कब की गई तो विश्व अंडा दिवस के अवसर पर की गई, जो कि है 13 अक्टूबर को। तो विश्व अंडा दिवस ये है कब तो 13 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस है। ठीक है।